नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एग्जाम्स में जो नागरिक शास्त्र, सिविक्स और ये भी कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो पेपर होता है उस पेपर को हम स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वह यह होगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की परिभाषा। सबसे पहले जानेंगे राज्य की परिभाषा, फिर हम इसी में जानेंगे आज ही राज्य के अवयव। क्या राज्य के अवयव यानी कि एक राज्य को कहलाने के लिए उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर वो एलिमेंट्स हैं तभी हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को राज्य कहते हैं। सारी बातों को जानेंगे। फिर इसी में हम जानेंगे राज्य के क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या राज्य के क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसके, राज्य। सबसे पहले एक सामान्य सी बात ये जानते हैं कि जब हम राज्य शब्द बोल रहे हैं, क्या राज्य शब्द बोल रहे हैं, तो आप जो राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं, जैसे अपना देश भारत है, भारत में कई स्टेट हैं जैसे यूपी, क्या यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, केरला। इन सब राज्यों का मतलब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं। ये सब जो राज्य होते हैं ये प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी राज्य या किसी, जो बोलचाल की भाषा में हम देश बोलते हैं, किसी देश को अच्छे से संचालित करने के लिए वहां की जो भूभाग होता है उसको कई भागों में बांट दिया जाता है और हम सामान्य अर्थ में इसी इकाइयों को राज्य बोल देते हैं। लेकिन जब हम राजनीति भाषा को पढ़ते हैं या राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां राज्य का मतलब होता है देशों से। किससे, देशों से। जैसे अगर हम राज्य बोलेंगे तो एक राज्य हो गया भारत, एक राज्य हो गया अमेरिका, यानी कि टोटल विश्व में जितने भी देश हैं वो राजनीति की भाषा में राज्य कहलाते हैं। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रूबरू हैं कि अगर राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग होगा तो उसका मतलब यह होगा कि हम एक कंट्री या एक नेशन या एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं और जितने भी राष्ट्र हैं, समथिंग 195 राज्य पूरे विश्व स्तर पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया राज्य की सामान्य सी बात। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य क्या है। अब आप इस बात को पहले ही समझ चुके हैं कि वैश्विक स्तर पर जो देश पाए जाते हैं राजनीति की भाषा में वो राज्य कहलाते हैं। अब भारत में आप रह रहे हैं तो भारत क्या है, भारत का राज्य क्या है, तो सिंपल सा आप खुद से एक डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं कि राज्य वह संस्था होती है जहां पर भारत में क्या है, लोगों को सुरक्षा है ना, सुरक्षा की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, अपना सर्वांगीण विकास करने की व्यवस्था है, अपना विकास करने की व्यवस्था है। तो ये सब कई बातें मिलकर जो एक व्यवस्था का निर्माण करती हैं उसे ही राज्य कहते हैं। अब जैसे सुरक्षा की बात है राज्य में, चाहे वह आंतरिक मामले की सुरक्षा हो या बाह्य मामले में। अगर पाकिस्तान ने भारत पर कई बार अटैक किया, जितनी बार भी अटैक किया, भारत ने अपने नागरिकों को अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश के संसाधनों को बचाने के लिए इससे युद्ध लड़ा, भारत जीता। चीन ने भारत पर अटैक किया, अभी हाल ही में गलवान घाटी पर भारत खड़ा रहा, चीन को बाहर फेंका। तो यहाँ के जो निवासी थे या राज्य के जो निवासी थे, राज्य मतलब देश, राज्य मतलब देश, तो यहाँ की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है और यहाँ यानी कि राज्य में जो लोग रहते हैं उनको न्याय की भी व्यवस्था मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं समाज दो प्रकार से होता है, न्याय में कहाँ मिलता है, समाज में, राज्य में। और मान लीजिए एक बर्बर समाज है और एक सभ्य समाज है, तो सभ्य समाज का निर्माण कौन करता है, राज्य करता है। क्यों करता है, बर्बर राज्य में आप जानते हैं मत्स्य न्याय की संकल्पना होती है। क्या, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या है,
मत्स्य न्याय का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखते हैं छोटी मछली बड़ी मछली को खा लेती है, लेकिन राज्य में यानी कि सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता कि अमीर व्यक्ति जो है वह गरीब व्यक्ति का नाश कर देगा, समापन कर देगा। नहीं, राज्य के द्वारा उस गरीब व्यक्ति को विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है। आरक्षण की व्यवस्था क्या है? फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ क्या है? यह एक आदर्श राज्य या राज्य को बनाए रखने के लिए व्यवस्था है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी दवा करा लेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति अपनी दवा नहीं करा पाएगा। इसलिए टोटल मतलब यह है कि राज्य वह व्यवस्था है जहां नागरिकों को सुरक्षा मिलती है, नागरिकों को न्याय मिलता है, नागरिकों को अपने विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। आई थिंक आप सिंपल सी परिभाषा को समझ गए। अब जानते हैं कि राज्य के एलिमेंट क्या होते हैं। क्या राज्य के अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, क्योंकि अगर राज्य कहलाना है तो राज्य के पास 4 कंपलसरी एलिमेंट होने चाहिए। क्या? उसके पास एक भूभाग होना चाहिए। क्या? भूभाग यानी कि उसकी एक लैंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी एक लैंड होनी चाहिए। और वहां पर एक जनसंख्या होनी चाहिए। क्या? वहां पर एक जनसंख्या होनी चाहिए। क्या? जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर इसका तीसरा कंपोनेंट क्या है? वहां पर एक सरकार होनी चाहिए। क्या? गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगला इसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है कि उस देश के पास या उस राज्य के पास संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी होनी चाहिए। अगर ये 4 एलिमेंट्स किसी भी राज्य के पास हैं, किसी इकाई के पास हैं, तभी राजनीति की शास्त्र की भाषा में उसे राज्य कहा जाएगा, अन्यथा वह राज्य नहीं कहलाएगा। आप जानते हैं कि भारत जब औपनिवेशिक सत्ता का गुलाम था, किसका? औपनिवेशिक सत्ता, यानी कि जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिश सत्ता के गुलाम थे, तब हम राज्य नहीं थे। हम राज्य नहीं थे, भारत राज्य नहीं था। अभी इस फेनोमिना को भी समझेंगे कि आखिर जब भारत गुलाम था ब्रिटिश सत्ता का, तो भारत राज्य क्यों नहीं था, राज्य की श्रेणी में इसे क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो भारत के पास नहीं थे। पहले इन 4 एलिमेंट को हम समझते हैं, फिर आप स्वयं से इस बात को समझ सकेंगे कि भारत को क्यों राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया था। राज्य का पहला एलिमेंट कह सकते हैं कि भूभाग, यानी कि उसके पास एक भूभाग होनी चाहिए। भूभाग मतलब लैंड होनी चाहिए। जैसे भारत का भूभाग कितना है वर्तमान में? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का क्या है? ये भूभाग है, भारत के पास है, तो भारत पहली कैटेगरी फुलफिल किया। इसी तरीके से भारत के पास जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि राज्य कहलाना है आपको तो आपके पास एक जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या के मामले में आप जान ही रहे हैं भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग 1 अरब 40 से 41 करोड़ के समथिंग भारत की जनसंख्या पहुंच गई। खैर जो भी पहुंच गई, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो भारत के पास एक जनसंख्या भी है। और अगर किसी को राज्य कहना है तो उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या? गवर्नमेंट। और अगर संसदीय व्यवस्था है तो केंद्र स्तर पर भी एक सरकार होनी चाहिए और राज्य स्तर पर भी एक सरकार होनी चाहिए। तो सरकार होनी चाहिए एलिमेंट्स है, और सरकार भी नीतियों को बनाती है, उनको लागू करवाती है। इस कार्यपालिका विधायिका भी इसमें शामिल होती है। सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है जो भारत को 1947 के पूर्व राज्य की श्रेणी में नहीं लाता था, या भारत को राज्य की श्रेणी में राजनीति शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता था? वो थी संप्रभुता। क्या? संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी। क्या थी? संप्रभुता। ये जो संप्रभुता वर्ड है, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि भारत के पास यह क्यों नहीं थी, किसके पास थी, और क्यों भारत राजनीति शास्त्र की भाषा में राज्य की श्रेणी में नहीं आता। संप्रभुता का बेसिकली मतलब ये होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। और निर्णय कोई राज्य कहाँ किन किन क्षेत्रों में ले सकता है? एक मामला होता है आंतरिक मतलब देश के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से रिलेटेड, जैसे जल नीति बनाना है, आतंकवादी घटनाओं का समापन करना है, ठीक है, खाद्य कार्यक्रम चलाना है, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है? ये सब आंतरिक मामले हैं। अब इसी में वैदेशिक मामलों को देख लेते हैं। जैसे वैदेशिक मामले का एग्जांपल, जैसे वैश्विक स्तर पर जो मामले चल रहे हैं, जैसे अभी यूक्रेन रसिया विवाद चल रहा है। क्या? यूक्रेन रूस विवाद चल रहा है। अब यूक्रेन
और रूस के विवाद में भारत यूक्रेन का साथ देगा या रूस का साथ देगा, या किस पर डिपेंड करता है, या भारत पर डिपेंड करता है। तो मतलब यह हुआ कि जब कोई राज्य, राज्य का मतलब देश, जब कोई देश अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर में अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन लेता है और उस डिसीजन पर किसी बाह्य शक्ति में क्या हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई संस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये देश और संस्थाएं कुछ भी कहें या ना कहें, भारत अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले, तो ऐसी अवस्था किसी देश की संप्रभु कहलाती है। और आप जानते हैं प्रस्तावना में भी इसका मेंशन किया गया है। तो 1947 के पूर्व आप ये जान लिए कि राज्य के 4 अवयव कौन है, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। भारत के पास 1947 के पूर्व एक जनसंख्या भी थी और भारत के पास भारत का भूभाग भी था, लेकिन 2 चीजें, एक तो सरकार, हालांकि कालांतर में कुछ काम जो है भारतीयों को दे दिया गया था, लेकिन पूर्णतः जो डिसीजन होते थे वो ब्रिटिश सत्ता के ही होते थे। तो भारत की खुद की सरकार भी नहीं थी और मेन चीज ये थी कि भारत के पास खुद की संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि भारत की संप्रभुता का प्रयोग कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था, और ब्रिटेन भारत को जहां चाहता था वहां शामिल करता था। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि भारत ने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन भारत की मर्जी के विरुद्ध ब्रिटेन ने भारत को शामिल कर लिया और जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने त्याग पत्र भी दे दिया जो सरकारें गठित हुई थी। तो त्याग पत्र दो या न दो, लेकिन आपको तो वैश्विक स्तर पर शामिल कर ही लिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। तो यही बात है कि 1947 के पूर्व भारत को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, बल्कि एक औपनिवेशिक राज्य कहा जाता था, और जो गुलाम किसका था, ब्रिटेन का। आई थिंक आप इस बात को भी समझ गए। अब हम जानते हैं राज्य के विकास का क्रम। क्या? राज्य का विकास का क्रम, यानी कि आज जो ये राज्य भारत, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन हैं, ये कैसे बने? अचानक तो नहीं बने होंगे। जब सभ्यता उपजी तो लोगों ने कई क्रमों को देखा। कभी सबसे पहले कबीलाई राज्य हुआ, तो हम कबीलाई राज्य से लेकर राज्य की विकास क्रम या राज्य का विकास क्रम, और हम जानेंगे कहां तक, कबीलाई राज्य से, क्या कबीलाई राज्य से लेकर कहानी हम जानेंगे पूरी कहां तक की, आधुनिक राष्ट्र राज्य तक की। आधुनिक राष्ट्र राज्य की कहानी हम जानेंगे। यही हमें पढ़ना है राज्य के विकास के क्रम में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कबीलाई राज्य यानी कि ट्राइबल स्टेट। क्या? ट्राइबल स्टेट। ट्राइबल स्टेट यानी कि कबीलाई राज्य। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए। आप देखते होंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ खानाबदोश टाइप के लोग अभी भी रहते हैं। क्या? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब क्या हुआ कि ये लोग कुछ दिन तक कहीं पर अपना आवास बनाकर या समूह बनाकर रहते हैं और कुछ दिन बाद वहां से पलायन कर जाते हैं, खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग। ठीक है, तो जब मानव, आप जानते हैं कि मानव का विकास एक जलीय जीव से होकर होमो सेपियंस तक पहुंचा। जब मानव होमो सेपियंस तक की यात्रा तय की तो उस समय मनुष्य कबीलों में रहता था। क्या? कबीलों में रहता था। बड़े बड़े कबीले होते थे और ये कबीले जो होते थे, यहाँ के जो लोग होते थे, ये लोग ये एक सरदार के, किसके? एक सरदार के नियंत्रण में रहते थे। क्या? सरदार, यानी कि ये जो व्यक्ति होता था यही पूरे कबीले का शासन प्रशासन कह सकते हैं। यानी कि यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होती थी, शादी कैसे होगी, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी का सामान ले लिया, तो ये सारी व्यवस्थाएं कबीलाई राज्य में होती थी। यानी कि राज्य के विकास के क्रम में सबसे पहले जो राज्य का फॉर्मेशन टाइप का हुआ वो था कबीलाई स्थिति, यानी कबीलाई। और कबीलाई लोगों का एक प्रमुख कौन होता था?
सरदार। तो ये हुआ कहानी किसकी, कबीलाई लोगों की। अब जब ये कबीलाई लोग रहने लगे, इसमें आप जानते हैं कि धीरे धीरे व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले जॉब नहीं पाया था, अब वो जॉब पा गया। तो जब जॉब नहीं पाया था तो उसका रहन सहन का जो तरीका था वह अलग था। जैसे व्यक्ति जॉब पाता है तो उसके रहन सहन का, खाने पीने का, पहनने का स्ट्रक्चर या स्टेटस बदल जाता है। तो जैसे ही इन कुछ दिनों तक लोगों ने इन कबीलाई राज्यों में रहना प्रारंभ किया, और कबीलाई राज्यों में रहते रहते ये थोड़ा सा अपडेट हुए, और अपडेट होने के साथ साथ कुछ नदी घाटी सभ्यताएं, जैसे नदियों, ये लोग नदियों के किनारे जाकर बसने लगे। ये जो कबीला था, ये कबीला लोग नदी के किनारों पर जाके बसने लगे। कहाँ पर, नदी के किनारों पर, नदी घाटियों के किनारे पर, जैसे सिंधु घाटी, मिस्र की सभ्यता, ये सब कबीलाई लोगों ने कैसे डेवलप किया कि जब थोड़ा सा सभ्य हुए और उन्होंने देखा कि नदियों के किनारे अच्छी खेती भी होती है, पानी पीने की भी व्यवस्था है, तो ये लोग कबीला से बढ़कर, कहां से, कबीले से बढ़कर नदी घाटियों की तरफ पहुंचे। और ज्यों ही ये नदी घाटियों की तरफ पहुंचे और निवास करने लगे, तो राजनीति शास्त्र के मनीषियों ने, विद्वानों ने इस अवस्था को प्राच्य राज्य या ओरिएंटल स्टेट की श्रेणी में रखा। क्या, प्राच्य राज्य, प्राच्य राज्य, या इंग्लिश में इसे कह सकते हैं ओरिएंटल स्टेट। क्या, ओरिएंटल स्टेट। तो ओरिएंटल स्टेट भी आप समझ गए कि कबीलाई राज्य के बाद ओरिएंटल स्टेट आया। क्या, कबीलाई राज्य के बाद ओरिएंटल स्टेट आया। ओरिएंटल स्टेट में यह हुआ कि लोग, कबीलाई लोग अब नदियों के किनारे जाकर जीवन यापन करने लगे, और इससे उनके जीवन में सुधार हुआ। और आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता का निर्माण किया कि इन कबीलाई लोगों ने नदी किनारों पर बसकर। अब कबीलाई राज्य हो गया। क्या, कबीलाई राज्य, कबीलाई राज्य के बाद, कबीलाई राज्य के बाद आया प्राच्य राज्य। अब ये प्राच्य राज्य के बाद क्या आया, ग्रीक या यूनानी राज्य। क्या, ग्रीक या यूनानी राज्य। अब यूनानी राज्य कैसे बना, जब नदी घाटी सभ्यताओं से आगे जाकर, क्या, नदी घाटी सभ्यताओं से आगे जाकर लोग भूमध्य सागर की ओर, क्या, भूमध्य सागर की ओर, कहा, भूमध्य सागर की ओर लोग बढ़े और भूमध्य सागर की तरफ राज्यों की स्थापना करने लगे, वहां पर रहने लगे। जैसे यूनानी लोगों में जो महान विचारक हुआ, कौन, अरस्तु, अरस्तु और प्लेटो, ये सब जहां पर रहते थे, ये राज्य क्या कहलाया, और ये राज्य भूमध्य सागरी कहलाया। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्राच्य राज्य के बाद। अब कबीलाई राज्य हो गया, प्राच्य राज्य हो गया, ग्रीक राज्य हो गया, तो एक दूसरा साम्राज्य जो बना वो बना रोमन साम्राज्य। अब यहीं से साम्राज्य की बात होने लगी, क्योंकि साम्राज्य की बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि अभी तक जो यूनानी राज्य होता था, वहां पर एक तरीके से जो राज्य होता है, राज्य की जो बाउंड्री या सीमाएं होती हैं वह निश्चित होती हैं। और साम्राज्यवाद में क्या होता है कि इसकी सीमाएं कभी निश्चित ही नहीं होती, क्योंकि साम्राज्यवादी जो राज्य होता है उसकी यह मानसिकता होती है कि वह दिन प्रतिदिन अपने राज्य को बढ़ाएगा, उसका विस्तार करेगा। यानी विस्तार कैसे करेगा, जमीन तो बढ़ नहीं सकती है। अब बढ़ेगी जमीन कैसे, कि मान लीजिए ये कोई राज्य है और इसकी सीमा ये है इतने तक, और इस सीमा के बाद भी कई देश हैं, तो भी राज्य क्या करेगा, साम्राज्यवादी नीतियों का प्रयोग करते हुए इन पर अटैक करेगा और इनको अपने में कब्जा लेगा। जब इस पर कब्जा कर लेगा तो यह भी इसका भाग हो जाएगा, फिर यहाँ भी अटैक करेगा तो ये भी इसकी सीमा का भाग हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पर वो अटैक कर पाएगा वो उसका भाग हो जाएगा। तो अब जो यूनानी राज्य था, यूनानी राज्य के बाद जो रोमन साम्राज्य हुआ, रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति ही हुई कि इन्होंने यूनानी राज्य पर कब्जा कर लिया, अटैक कर दिया, और अटैक करके एक रोमन साम्राज्य का निर्माण किया। अब रोमन साम्राज्य के बाद जब रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया तो एक सामंती राज्य आया। क्या, सामंती राज्य।
क्या आया? सामंती राज्य यानी कि फ्यूडल स्टेट। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूडल स्टेट। अब सामंती राज्य में क्या था? पहली बात तो ये थी कि सामंती राज्य का उदय कैसे हुआ? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। और जो ये सामंती राज्य होता है, इसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कई जगह डिवाइड होती है, यानी कि कई प्रमुख होते हैं। जैसे मान लीजिए किसान है, तो किसान किसके अधीन काम करेगा? जमींदार के लिए। यानी कि जो कृषक होगा वह सारा कार्य जो है वह जमींदार के अधीन करेगा। ठीक है। अब जो जमींदार होगा या किसके अधीन कार्य करेगा? जागीरदार के अधीन कार्य करेगा। किसके? जागीरदार के अधीन कार्य करेगा। अब ये जो जागीरदार होगा यह भी किसी के अधीन कार्य करेगा? ये किसके अधीन कार्य करेगा? ये राज्य के अधीन करेगा। अब ये जो राज्य है, यानी कि राज्य का प्रमुख कौन हो जाएगा? उस समय जो था वो पोप था। क्या? पोप। और पोप भी किसी के अधीन काम करेगा? तो ये काम करेगा ईसा मसीह के अधीन। क्या? ईसा मसीह के अधीन। तो आप एक चीज देखें कि जो सामंती राज्य का विकास हुआ, इसमें लौकिक और पारलौकिक, यानी कि यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं विजुअल और नॉन विजुअल लोगों के माध्यम से शासन व्यवस्था की जा रही है। देखिए, जब किसान विजुअल व्यक्ति यानी कि जमींदार के अधीन काम कर रहा है, जमींदार जागीरदार के अधीन कार्य कर रहा है, जागीरदार राज्य में काम कर रहा है, और राज्य का जो प्रमुख है वह पोप यानी कि धर्मगुरु के अधीन कार्य कर रहा है। और धर्मगुरु किसके अधीन कार्य कर रहा है? ईसा मसीह के अधीन कार्य कर रहा है। तो सामंतवादी व्यवस्था थी। तो आज हमने पढ़ा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति का विकास का क्रम क्या है, फिर राज्य क्या है, राज्य के मुख्य एलिमेंट्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। और अंत में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।